हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आप लोग यूनिट 3 है, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 को थोड़ा सा देखें कि यूनिट 3 में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए ये हमारा यहाँ पे आ जाती है यूनिट 3, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग को पढ़ना है अपना आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो सेकंड यूनिट में हम लोगों ने बहुत डिटेल में यहाँ पे क्या पढ़ा था अपने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि देखिए हम लोगों ने बेसिकली बात करी थी अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, और यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे, कह सकते हो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। मतलब कि इसके अंदर हमें जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे देखिए अल्कलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है, ये सब भी एक हिसाब से है हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो इनके अंदर जो हमें ड्रग्स देखने को मिलती थी, ठीक है, वो हमारे होते थे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हम लोग बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे मान लीजिए जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, तो ये हमारी एक कह सकते हो एक बड़ी सी क्लास हो गई। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बात करें तो अल्कलॉइड्स के अंदर जैसे हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे एट्रोपिन देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा क्विनिन, रिसर्पिन, कैफीन, तो ये सारी हमारी क्या हो गई, ये सारी इसके अंदर हमारी मेजर कह सकते हो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ठीक है, जिससे हमें मेजर मतलब होता है। देखिए वैसे कहने को ये भी हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन ये हमारी एक बड़ी क्लास हो गई, बाकी इसके अंदर ये हमारी सब क्लास हो गई फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो देखिए यही जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि ये जो हमारा कह सकते हो टर्पेनॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, अल्कलॉइड्स हो गया, रेजिन्स हो गए, और इसके अंदर भी अपने सिलेबस के में बात करें, वैसे इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से टर्पेनॉइड्स के अंदर जो हमारा मेंथॉल हो गया, सिट्रॉल हो गया, आर्टेमिसिनिन हो गया, ठीक है, और उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स के अंदर हमारा ग्लाइसरेटिनिक एसिड और हमारा रोटिन हो गया। इसी तरीके से हमारे एल्कलॉइड्स के अंदर कुछ क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे रेजिन्स के अंदर पोडोफाइलोटॉक्सिन हो गया, कुरकुमिन हो गया। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इन सभी का हमें पढ़ना है आइसोलेशन, इन सभी का हमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन, और इन सभी की हमें करनी है एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए वैसे देखा जाए तो यूनिट हमारी छोटी सी है, लेकिन जो इसके अंदर हमारी ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, बट इतना भी नहीं है। आप लोग आज की वीडियो बहुत अच्छे से देखना। आज की वीडियो अगर आप लोग समझ गए तो बाकी आप लोग सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 3 के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इसके अंदर कुछ टर्म्स को हम लोग देखते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टर्म दिया हुआ है वो हमारा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे क्या होते हैं, देखिए फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट्स, यानी कि देखिए ये हमारे वो केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट्स में मिलते हैं, और ये हमारे मेजरली क्या होते हैं, देखिए ये हमारे दीज आर बायो एक्टिव सब्सटेंसेज कंट्रीब्यूट टू प्लांट्स थेराप्यूटिक एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो देखिए यही होते हैं, मतलब ये हमारे प्लांट की वो पार्ट होते हैं जो कि हमारा कह सकते हो जिनके अंदर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, और यही हमारे वाइडली यूज किए जाते हैं मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और अदर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मतलब आप सिंपली ये समझो कि जो हमारी ड्रग्स वगैरह होती हैं वो इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल जैसे हमारा एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए। अब देखिए ये भी हमारे हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये बड़ी सी क्लास हो गई, बाकी इसके अंदर सब क्लासेज होती हैं। जैसे इसके अंदर हमारे जो एल्कलॉइड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स हो गए। ठीक है, एल्कलॉइड्स के अंदर हमारी जैसे हमारा एट्रोपिन हो गया, रिसर्पिन हो गया। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारा रोटिन वगैरह हो गया, फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर में हमारे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो सारे हमारे ये सारे क्या होते हैं, हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का हमें देखिए क्या पढ़ना है, इन्हीं का हमें पढ़ना है हमें सबसे पहले आइसोलेशन। तो इनका देखिए इनकी हमें तीन चीजें पढ़नी है। इन सभी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हमें क्या पढ़ना है, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस। तो इन तीनों टर्म को थोड़ा अलग अलग समझते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड आ जाता है आइसोलेशन। अब भाई आइसोलेशन आप लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा सुना होगा। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, है ना, सभी एक ग्रुप से कह सकते हो चीजों को अलग कर देना। तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारा कह सकते हो हमारा मान लीजिए टर्पेनॉइड्स है। ठीक है, टर्पेनॉइड्स है। अब इस टर्पेनॉइड्स के अंदर हमारे बहुत सारे क्लास आ जाती है डिफरेंट, जैसे हमारा इसके अंदर मेंथॉल आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सिट्रॉल भी हमारा एक टाइप का टर्पेनॉइड होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा आर्टेमिसिन भी एक टाइप का टर्पेनॉइड होता है। अब मान लीजिए मेंथॉल है, ठीक है, तो ये हमें बेसिकली जो है पेपरमिंट से देखने को मिलता है। ठीक है, पेपरमिंट ऑयल से देखने को मिलता है। तो जो हमारा पेपरमिंट है, ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा पेपरमिंट होता है, फिर कह सकते हो जो हमारा बेसिकली हमारा जो है मेंथा, ठीक है, मेंथा से देखने को मिलता है। तो मतलब जो भी हमारे पुदीने की पत्ती वगैरह होती हैं,
तो अब उसके पूरे पार्ट में हमारा मेंथॉल नहीं होता है, बल्कि उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट में होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस मेंथॉल को ही तो अलग से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस मेंथॉल को उस पूरे ऑयल से कह सकते हो एक्सट्रैक्ट करके अलग करेंगे, ठीक है। मतलब इसको आइसोलेट करेंगे ताकि हम लोग इसको अलग से पढ़ पाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे पूरे ग्रुप से, है ना। तो यहाँ पे देखिए, isolation of phytoconstituents involves the extraction and purification of bioactive compounds from plant materials such as leaves, roots, stems, seeds and flowers। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो कोई किसी की जो है मतलब कह सकते हो, मतलब कोई कंपाउंड हमें जो है पेड़ पौधों की लीफ से मिलता है, ठीक है, कोई हमें उसके फ्लावर से मिल रहा है ना। डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से देखा था कि यहाँ पे कोई हमारा फ्लावर से ऑब्टेन हो रहा था, ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स, है ना, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड रूट्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड फ्लावर्स, है ना, या फिर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ दैट प्लांट। तो अगर मान लीजिए कोई चीज हमें लीव से मिल रही है, तो हम लोग उस पूरे पेड़ को तो हम लोग लेंगे नहीं, है ना, हम लोग सिर्फ उसकी पत्तियों को ही तो लेंगे। या फिर मान लीजिए कोई अगर हमें ड्रग है, ठीक है, कोई हमारा फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि हमें इस फ्लावर से मिल रहा है, तो हम लोग उस पेड़ की पत्तियों को तो लेंगे नहीं, हम लोग इस फ्लावर वाले पार्ट का ही तो लेंगे। लेकिन इस फ्लावर के भी स्पेसिफिक पार्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस फ्लावर से किस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको आइसोलेट करेंगे, यानी उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे हमारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हमारा प्लांट के लीव से देखने को मिल सकता है ना, कुछ हमें प्लांट के रूट से देखने को मिल सकता है, कुछ हमें स्टेम से देखने को मिल सकता है, कुछ हमारी सीड से देखने को मिल सकता है, उसी तरीके से कुछ हमारे फ्लावर से देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी से जो भी हमारा बायोएक्टिव कंपाउंड है जो कि हमारी जरूरत का है, उसको हम लोग यहाँ पे आइसोलेट करेंगे, यानी उसको अलग कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे निकालना, ठीक है, उसको यहाँ पे उन सारी चीजों से निकालना, ठीक है, और उसको प्योरीफाई करेंगे ताकि हमें प्योर कंपाउंड मिल सके। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल इन फार्माकोग्नोसी फॉर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड देयर पोटेंशियल यूजेज इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो भाई यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमें यहाँ पे अगर मेंथॉल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको अलग करेंगे ना, ताकि ये हमें प्योर फॉर्म में मिल सके, ताकि फिर हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर स्टडी कर सके कि किस तरीके से ये हमारा जो है हमारे फार्माकोलॉजिकल कह सकते हो बहुत सारे इसके अंदर किस तरीके से थेरापेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, उन सभी चीज़ों में किस तरीके से हेल्प करता है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अलग करने के बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रोसेस वगैरह लगाई, तो अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है। जैसे हमारा डिस्टिलेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने किसी डिस्टिलेशन मेथड से कह सकते हो किसी चीज को क्या किया, आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद, ठीक है, आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे हमें ये भी तो पता ना लगाना होगा कि हम लोगों ने जिस चीज को आइसोलेट किया है वो वही चीज है। मतलब मान लीजिए अगर हमें मेंथॉल को आइसोलेट करना था, ठीक है, तो मेंथॉल को आइसोलेट करने के बाद क्या हमें मेंथॉल ही मिला है कि कहीं हम लोगों ने किसी और चीज को तो नहीं आइसोलेट कर लिया। क्योंकि आप समझिए, जैसे मान लीजिए जैसे मेंथॉल है, ठीक है, तो ये हमारा पिपरमिंट ऑयल से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पिपरमिंट ऑयल में मेंथॉल के अलावा भी और कई सारी चीजें होती हैं। तो इस पिपरमिंट ऑयल से हम लोगों ने मेंथॉल को ही निकाला है कि किसी और चीज को तो नहीं निकाल लिया, फिर इसके साथ कोई और चीज तो नहीं मिलके आ गई है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारे कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे कह सकते हो एनालिटिकल टेक्निक्स भी होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, identification of phytoconstituents involves determining the presence and characteristics of bioactive compounds in plant materials using various physical, chemical and analytical techniques। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, हम लोगों ने जो चीज निकाली है वो हमें वही चीज मिली है, ठीक है, कुछ और नहीं है उसके साथ, या फिर कुछ और हम लोगों ने नहीं निकाला है, बल्कि वही चीज है। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद देखिए, वैसे यहाँ पे हमारी चीजें हो गई हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि जो भी हम लोगों ने निकाला है वो कितना प्योर फॉर्म में और कितनी क्वांटिटी में। मतलब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटेटिव का मतलब कि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो हमारा प्रेजेंट है कि नहीं है, प्योर फॉर्म में है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये हो गया। और दूसरा क्वांटिटेटिव, यानी कि वो कितनी क्वांटिटी में हमें मिला है। ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन प्लांट्स टू अंडरस्टैंड देयर कंपोजिशन यूजिंग वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग जैसे हमारा क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस से हम लोग यहाँ पे बेसिकली करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। तो अब देखिए, वैसे यहाँ पे देखिए होगा क्या, अभी चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को जो है जो आगे पढ़नी थी वही आप लोग को यहाँ पे दे दी गई हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोग समझोगे। क्योंकि देखिए, इसमें जो एनालिटिकल टेक्निक्स है ये आप लोगों को 7 सेमेस्टर में पढ़ना है। मतलब जो क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, ये बेसिकली 7 सेमेस्टर में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। बट अभी आप लोग को यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे एनालिसिस में उसका यूज है काफ़ी ज़्यादा।
बट देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा टर्पेनॉइड्स। तो टर्पेनॉइड्स के अंदर भी हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है, मेंथॉल, सिट्रॉल और हमारा यहाँ पे आर्टेमिसिनिन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टर्पेनॉइड्स के बारे में, तो टर्पेनॉइड्स देखिए क्या होता है। टर्पेनॉइड्स इनको हम लोग यहाँ पे आइसोप्रेनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे लार्ज और डाइवर्स क्लास होती है नेचुरल कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि देखिए हमारा जो C5H8 होता है आइसोप्रीन, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अपना जो मेवलोनेट पाथवे देखा था, ठीक है, उसी में से हमारे ये सिंथेसाइज होते हैं, यानी एसिटेट मेवलोनेट पाथवे के थ्रू हमारे टर्पेनॉइड्स बनते हैं। और इसी टर्पेनॉइड्स में जो सबसे कह सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी आइसोप्रीन यूनिट्स होती है। तो इसी से मिलकर हमारे टर्पेनॉइड्स बने होते हैं, मतलब कम से कम 2 आइसोप्रीन यूनिट चाहिए होती है तो हमारा टर्पेनॉइड्स बनते हैं। They are largest group of phytoconstituents found in nature and are responsible for characteristic aroma। अब देखिए ये हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारी प्लांट में जो है कह सकते हो प्लांट का जो एक एरोमा होता है, ठीक है, उसका जो एक खुशबू होती है, उसका जो फ्लेवर होता है, उसके जो कलर्स होते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, उन सभी चीज़ों के लिए हमारे टर्पेनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इनकी वजह से प्लांट्स में जो है एक स्पेशल टाइप का फ्लेवर, खुशबू और कलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये हमारे एसिडेट मेवलोनेट पाथवे के थोड़ा बनाए जाते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज इनकी सिंथेसिस होती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमारा जो है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारा मोनोटर्पेनॉइड्स। तो मोनोटर्पेनॉइड्स के अंदर हमें 2 आइसोप्रीन यूनिट्स देखने को मिलती है। देखिए आइसोप्रीन यूनिट्स हमारे कितने, 5 कार्बन का कंपाउंड था, तो 2 होगा तो कितना कार्बन हो जाएगा, 10 कार्बन, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मोनोटर्पेनॉइड्स क्या होता है, C10, यानी इसके अंदर 10 कार्बन, क्योंकि 2 आइसोप्रीन यूनिट है। फिर हमारा सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स आ जाता है, इसमें अंदर हमारे 3 आइसोप्रीन यूनिट और टोटल हमारे देखिए 2 है तो 10, 3 है तो 15। अब देखिए अब मोनो से अगर हमारा बात करें, देखिए मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब कि 2 मोनोटर्पेनॉइड्स है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 2 का डबल हो जाता है 4, तो यहाँ पे 4 आइसोप्रीन यूनिट्स हो जाती हैं और टोटल हमारा कितना 20 कार्बन हो जाता है। फिर देखिए डाई के बाद ट्राई, तो ट्राई हम लोग क्या करेंगे, मोनो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C10 × 3 = C30, तो यहाँ पे हमारे कितने 6 आइसोप्रीन यूनिट। फिर यहाँ पे देखिए ट्राई के बाद टेट्रा यानी कि मोनो को हम लोग यहाँ पे 4 बार ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C40, और यहाँ पे कितने 8 आइसोप्रीन यूनिट्स हो जाते हैं। और फिर हमारी पॉलीटर्पेनॉइड्स, जिसके अंदर हमें यहाँ पे मोर देन 8 आइसोप्रीन यूनिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनका फंक्शंस इन प्लांट्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स में किस तरह का रोल प्ले करते हैं, तो देखिए ये हमारे प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी सेंस ऑफ फ्लेवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जैसे कि हमारा गिबरेलिन्स हो गया, ठीक है, तो उसके प्रीकर्सर यानी कि उसको बनाने में भी हमारा हेल्प करते हैं। और उसके बाद कुछ हमारी प्लांट सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ बात करें इनके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो यहाँ पे देखिए टर्पेनॉइड्स के अंदर बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। जैसे ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे हमारा आर्टेमिसिनिन हो गया, थाइमोल हो गया, ये हमारे एक टाइप के एंटी माइक्रोबियल होते हैं। और फिर हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी शो करते हैं, जैसे हमारा बॉस्फेलिक एसिड हो गया। फिर एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, हाइपोलिपिडेमिक, ठीक है, यानी लिपिड्स के लेवल को हमारी बॉडी में कम करने में भी ये हमारा रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें अपने टर्पेनॉइड्स इन आवर सिलेबस के बारे में, यानी कि किन के बारे में हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है मेंथॉल के बारे में, सिट्रॉल के बारे में और आर्टेमिसिनिन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है। इन तीनों की हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मेंथॉल के बारे में, और देखिए इसको ना हम लोग काफी अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोग बाकी चीजें बहुत इजीली समझ जाओ, क्योंकि देखिए इसमें बाकी सब में भी लगभग चीजें सेम ही रहेंगी। तो थोड़ा सा इस वाले मेंथॉल को हम लोग काफी अच्छे से देख लेंगे ताकि आप लोग को आगे की चीजें समझ में आ सकें। तो देखिए मेंथॉल हमारा क्या होता है भाई, एक टाइप का नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है, और ये हमारे कुछ हमारे मिंट स्पीसीज जैसे कि हमारा पेपरमिंट हो गया, स्पेयरमिंट हो गया, इन सभी में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि इनके ऑयल्स में हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल्स ऑफ, यानी कि देखिए जो हमारा मेंथा पेपरिटा और मेंथा स्पाइसिटा, ठीक है, ये हमारा मेंथा स्पाइसिटा स्पेयरमिंट का हो गया और मेंथा पेपरिटा हमारा पेपरमिंट का हो गया। तो इन दोनों के एसेंशियल ऑयल से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा मेंथॉल, और ये हमारा बिलोंग करता है लेबियाटेई फैमिली को। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आइसोलेशन ऑफ मेंथॉल के बारे में, ठीक है, तो देखिए आइसोलेशन, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा आइसोलेशन मतलब हम यहाँ पे मेंथॉल को अलग करेंगे। तो देखिए menthol is typically isolated from essential oils obtained from mint species. It is isolated or extracted via 2 methods, hydrodistillation और steam। यानी कि देखिए मेनली हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कह सकते हो मिंट स्पीसीज है, ठीक है, मिंट स्पीसीज हमारे कौन कौन से थे, पेपरमिंट थे, स्पेयरमिंट थे। तो इस मिंट स्पीसीज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिंट की लीव्स को लेंगे, ठीक है, मिंट की लीव्स को लेंगे और इस लीव्स को हम लोग यहाँ पे पहले ऑयल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी इस मिंट से जो है हम लोग यहाँ पे इसका जो ऑयल फॉर्म होता है वो निकालेंगे और फिर इस ऑयल से हम लोग यहाँ पे अपने मेंथॉल को एकदम अच्छे से प्योरीफाइड फॉर्म में आइसोलेट करेंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे सबसे मेजर जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहले हमारा डिस्टिलेशन आ जाता है, ठीक है। और डिस्टिलेशन में भी हम लोग यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रो भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे स्टीम वाले को ही देखेंगे, यही हमारा सबसे सिंपल होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड भी होता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, फ्रेश और ड्राइड पेपरमिंट लीव्स आर सब्जेक्टेड टू स्टीम डिस्टिलेशन टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल्स। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मिंट लीव्स होती हैं, ठीक है, पेपरमिंट की लीव्स होती हैं, तो इस लीव्स को हम लोग क्या करते हैं, सब देखिए मोस्टली तो ज़्यादातर यहाँ पे ड्राई कर लेते हैं सबसे पहले, बट यहाँ पे फ्रेश लीव्स भी ली जा सकती हैं कुछ सर्टेन केस में, बट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ड्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और ड्राई करने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन में जो है इसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत आप लोग को डिस्टिलेशन की नॉलेज होना जरूरी है। बाकी देखिए डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारा यहाँ पे कह सकते हो जो है चीज़ें थोड़ा सा डिस्टिल होकर, ठीक है, अलग कर ली जाती है ना, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको यहाँ पे वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यही हमारा डिस्टिलेशन होता है। इसको हम लोगों ने इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे से देखा था, अगर आप लोग को याद हो। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को देख के समझ जाएंगे बहुत इजीली। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पेपरमिंट लीव्स को लिया, ठीक है, और इसको हम लोगों ने एक जो है सुटेबल सॉल्वेंट में जो है डिजोल्व करके, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्या किया, इसको यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है, ये हमारा मेंथॉल लीव्स हो गई, और इसको हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा स्टीम दिया। अब स्टीम देने के बाद देखिए क्या होगा, मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद यहाँ पे स्टीम जनरेट होगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारी हो गई वाटर की स्टीम, ठीक है, मतलब स्टीम मतलब वाटर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे इस देखिए ये जो हमारा मिंट लीव्स थी, ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा कुछ एसेंशियल ऑयल्स मतलब इससे निकलेंगे, ठीक है, मतलब इस लीव से जब हम लोग यहाँ पे इसको जो है हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा जो है एसेंशियल ऑयल्स के फॉर्म में यहाँ पे इसकी भी कुछ स्टीम निकलेगी, है ना। तो ये हमारे स्टीम वाटर कह सकते हो, ये हमारा स्टीम हो गया, और इसके अंदर में एसेंशियल ऑयल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए दोनों को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे क्या होगा भाई, भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ेंगे। अब उड़ने के बाद देखिए क्या होगा, उड़ने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे इस कह सकते हो इस कंडेंसर से होते हुए यहाँ पे देखिए ये हमारा कंडेंसर होता है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा कह सकते हो स्टीम के फॉर्म में ऊपर जाएंगे, तो ये यहाँ पे इस पाइप के थ्रू, ठीक है, मतलब पाइप नहीं होता है बट आप लोग ऐसे समझ लो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इसके अंदर घूमेंगे। अब देखिए ये हमारा इतना जब राउंड होंगे तो क्या होगा भाई, ये जो हमारा वेपर्स थे, ठीक है, बेसिकली ये हमारे सारे वेपर्स फॉर्म में है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो वेपर्स हैं, तो ये वेपर्स क्या होगा, ये वेपर्स जब इस कह सकते हो इस कंडेंसर में जाएंगे, तो इस कंडेंसर में देखिए ये वेपर्स हमारे घूमते घूमते क्या होगा भाई, वेपर्स भी तो हमारे क्या होते हैं भाई, लिक्विड के ही तो वेपर्स बनते हैं, तो ये वापस से होगा इसमें घूमते घूमते ठंडे हो जाएंगे, और जब ठंडे हो जाएंगे तो हमारे क्या होंगे भाई, हमारे जो है वापस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे इस चीज़ को आप लोग को पता होगा ना भाई, जैसे हम लोग दूध वगैरह कुछ भी खाना वगैरह गर्म करते हैं, ठीक है, तो खाने के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे खाने को किसी भी चीज़ से कवर कर देते हैं, ठीक है, किसी प्लेट से या फिर किसी भी चीज़ से, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद हम लोग प्लेट को निकालते हैं तो वहाँ पे वेपर्स जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो खाने से हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो ये जो वेपर्स उठ रही हैं, ठीक है, तो ये वेपर्स क्या होती हैं, इसके ऊपर जाके जमा हो जाती हैं, और जब जमा हो जाती है तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर वापस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ होगा ना, यहाँ पे देखिए ये जो वेपर्स उठेंगे ये हमारा वापस से इसके अंदर इस कंडेंसर में घूम घूम के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर क्या होगा, यहाँ पे एक कलेक्टर होता है, तो इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है भाई ऑयल और वाटर तो एक दूसरे में मिलते नहीं है, तो जो स्टीम होगी वो नीचे आ जाएगी, और जो एसेंशियल ऑयल होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ऑयल को यहाँ पे अपना जो है अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सी इस तरीके की प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पासिंग स्टीम थ्रू द प्लांट मटेरियल विच वेपराइजेज द एसेंशियल ऑयल्स इंक्लूडिंग मेंथॉल। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, हमारे इस मिंट लीव्स के अंदर, उसको वेपराइज कर देगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जिसके अंदर हमारा मेंथॉल भी देखने को मिलता है। अब ये जो वेपराइज्ड ऑयल है ये हमारा कंडेंस्ड बैक हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को डिस्टिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, बट नहीं है तब भी आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। बाकी देखिए इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है। देखिए अभी हम लोग आइसोलेशन ही पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन में देखिए क्या होता है कि जो हमारा कंडेंस्ड लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके अंदर मेंथॉल देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर पे, मतलब लगभग -40 -50 डिग्री सेल्सियस में उसको कूल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारा क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है। As the temperature decreases, menthol crystallized out of the solution. The crystals are separated from remaining liquid by techniques like filtration और centrifugation. और देखिए ये जो हमारा फिल्टर, ये जो हम लोगों ने क्रिस्टल बनाया है, ठीक है, तो इस क्रिस्टल को हम लोग यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर जो है कुछ हमारी फिल्ट्रेशन टेक्निक्स है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे, और जिससे हमें यहाँ पे प्योर हमारा
कह सकते हो मेंथॉल देखने को मिल जाएगा। प्योरिफिकेशन, अब मान लीजिए इतने के बाद भी अगर हमें प्योर मेंथॉल नहीं मिला है तो ये ऑप्शनल स्टेप होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्दर प्योरिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग रिक्रिस्टलाइजेशन इन सॉल्वेंट्स लाइक एथेनॉल और एसीटोन। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिक्रिस्टलाइज करके यहाँ पे प्योरीफाइड फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस तरीके से अपने मेंथॉल को आइसोलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोगों ने जो आइसोलेट किया है वो हमारा मेंथॉल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसी में से एक टेस्ट हमारा ये होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल इज मिक्स्ड विद 5 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हीटेड ऑन वाटर बाथ। यानी कि यहाँ पे देखिए वाटर बाथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उसको हम लोग 5 ml नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करने लगते हैं। ठीक है, 5 ml नाइट्रिक एसिड मान लीजिए हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसी में हम लोगों ने फ्यू ड्रॉप सैंपल के डाले, दोनों को वाटर बाथ पे हीट किया। और वाटर बाथ पे हीट करने के बाद क्या होता है, अगर 5 मिनट के अंदर हमारा ब्लू कलर डेवलप हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद देखिए यही हमारा फाइनल नहीं होता है, 5 मिनट बाद ब्लू कलर डेवलप होगा और यही ब्लू कलर आगे जाके येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये ब्लू कलर डेवलप हो रहा है और ये आगे चल के येलो में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारे जो भी हम लोगों ने सैंपल लिया है उसमें हमारा मेंथॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी करते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस में देखिए क्या करते हैं भाई, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि ये हमारा कितना प्योर है या फिर कितना नहीं है। तो मतलब इसमें आप लोग सिंपली समझिए कि एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है भाई, हम लोग यहाँ पे जो है टेस्ट को जो है स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने सैंपल लिया, ठीक है, जो कि हमारा टेस्ट सैंपल हो गया, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा लेबोरेटरी वगैरह में देखने को मिलता है। मतलब एक हम लोगों ने जो सैंपल लिया है, जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, जो हम लोगों ने आइसोलेट किया, एक हम लोगों ने उसको लिया, और दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेंथॉल का सोल्यूशन लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंथॉल लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगर यह सैंपल हमारा जो है स्टैंडर्ड से जो है कह सकते हो मिलता जुलता रहता है, तो हमारा यहाँ पे कह सकते हो एनालिसिस जो है सही हो जाती है। और अगर मान लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हमारा एनालिसिस फेल हो जाती है, यानी कि अच्छा नहीं है, हम लोगों ने जो मेंथॉल लिया है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिला है हमें। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब देखिए मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, तो ये हमारा टाइप है, एक टाइप का क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का 7 सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। और ये हमारा 2 यूनिट में मिलकर दिया हुआ है, यानी कि देखिए इसको हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं समझ सकते क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और इतना आप लोग के लिए जरूरी भी नहीं है। और थोड़ा बहुत ये आप लोग को जो है अपनी फार्माकोग्नोसी यूनिट 5 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 5 में हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेंगे, बट अभी के लिए आप लोग शॉर्ट में समझो ये होता क्या है। देखिए क्रोमेटोग्राफी एक टाइप की होती है सेपरेशन टेक्निक, यानी कि किसी भी मिक्सचर ऑफ ऑयल्स को ही सेपरेट करती है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम लोगों ने जो भी मेंथॉल लिया तो उसमें थोड़ा सा कह सकते हो सेपरेशन में यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एनालिसिस में यूज करेंगे। तो देखिए एनालिसिस में ये कैसे यूज होगी, तो सबसे पहली बात क्रोमेटोग्राफी में भी जो हम लोग यूज करेंगे वो हमारी हो जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर देखिए होता क्या है, इसके अंदर हमें यहाँ पे एक TLC प्लेट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी है उसमें हमारी 2 चीजें होती हैं, एक हमारा होता है मोबाइल फेस, एक हमारा होता है स्टेशनरी फेस। देखिए मोबाइल फेस जैसा इसका नाम मोबाइल मतलब मूवमेंट, यानी कि ये मूव कर सकती है। तो इसमें देखिए इसमें हमारा कोई टाइप का सॉल्वेंट देखने को मिलता है, यानी कि सॉल्वेंट देखिए क्या होता है भाई, हमारा सॉल्वेंट में कोई हमारा लिक्विड वगैरह ही होगा, गैस होगा, तो वो क्या होता है भाई, सॉल्वेंट मूव कर जाता है ना। और यहाँ पे स्टेशनरी फेस, तो स्टेशनरी फेस देखिए जैसा इसका नाम है स्टेशनरी, यानी कि ये जो है एक जगह बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी, यानी ये मूव नहीं होगी। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अपना सिलिका जेल। अब देखिए हम लोग स्टेप समझिएगा होता क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए थोड़ा सा समझिए, बहुत कंफ्यूजिंग है बट आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। देखिए ये TLC प्लेट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सिलिका जेल है ना इसकी लेयर अप्लाई कर देंगे। हम लोगों ने क्या किया है, इस TLC प्लेट में सिलिका जेल की एक लेयर अप्लाई कर दी। अब लेयर अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसको थोड़ी देर हम लोग छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये सिलिका जेल ना इसके ऊपर बिल्कुल एकदम अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल स्टेशनरी हो गया। देखिए अब ये सिलिका जेल इसके ऊपर ड्राई हो चुका है तो ये मूव तो करेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे हो गए स्टेशनरी फेस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग ध्यान समझिएगा, अब हम लोग यहाँ पे जो है देखिए एक हम लोग लेंगे हमारा जो है स्टैंडर्ड मेंथॉल, ठीक है, और एक हम लोग लेंगे यहाँ पे हमारा जो है सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक कह सकते हो स्पॉट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। देखिए पहली बात इस TLC प्लेट में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लगभग हम लोग जो है एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉप जो है एक स्पॉट हम लोग लगाएंगे सैंपल का और एक स्पॉट हम लोग लगाएंगे स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये जो हमारी प्लेट है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अपने सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर डालेंगे, ठीक है। देखिए इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये हम लोग प्लेट डालेंगे, ठीक है, और इस प्लेट में देखिए क्या है भाई, इस प्लेट में हमारा 1 सेंटीमीटर मान लीजिए इतनी दूरी पे ये हमारा एक स्पॉट है सैंपल का। देखिए ये हमारा सैंपल का स्पॉट है, ठीक है, और ये हमारा कह सकते हो स्टैंडर्ड का स्पॉट है, ठीक है।
मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड मेंथॉल का हम लोगों ने स्पॉट डाला इस पे, और ये हमारा सैंपल का स्पॉट डाला। देखिए अभी हम लोग लैंग्वेज देखेंगे तो आप लोग और समझ जाओगे, बट अभी आप लोग समझो। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है एक सॉल्वेंट सिस्टम फिल होता है, ठीक है, जो भी हम लोग ने सॉल्वेंट लिया होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सॉल्वेंट है वो हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्वेंट हमारा क्या होता है भाई, सॉल्वेंट हमारा होता है मोबाइल फेस, यानी कि जो मूव करेगा। और सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस हमारी होती है प्योर क्लोरोफॉर्म, यानी कि देखिए ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये हमारा होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इस क्लोरोफॉर्म में हम लोग क्या होता है, इस क्लोरोफॉर्म में हम लोग यहाँ पे अपनी जो टीएलसी प्लेट है, ठीक है, इसको यहाँ पे डिप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से हमें एक चीज करनी है कि ये डिपिंग हमें इस तरीके से करनी है कि जो स्पॉट्स हैं ये हमारा इस सॉल्यूशन में मिलने ना पाए, ठीक है। मतलब ये स्पॉट्स हमारे इस सॉल्यूशन, मतलब जितनी दूरी तक ये हमारा कह सकते हो सॉल्वेंट है, ठीक है, उससे थोड़ी दूरी पे हमारा स्पॉट होना चाहिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारा इस टीएलसी प्लेट में क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ना चालू होगा, मतलब कि ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे देखिए इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि कैसे मूव वगैरह होगा, बट आप लोग सिंपली समझिए कि मूव होना स्टार्ट होगा। अब जब ये सॉल्वेंट इसके ऊपर मूव होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म क्या होगा, इसके ऊपर मूव होगा। तो मूव होते होते क्या होगा, देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ेगा। अब जब ये मूव होगा तो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्पॉट्स लगाए थे, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, स्पॉट्स को अपने साथ, जैसे ये हमारा मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना सिल्का प्लेट लिया, ठीक है, और इसको में हम लोगों ने दो स्पॉट लगाए, ठीक है, एक हमारा सैंपल का है, ठीक है, और एक हमारा स्टैंडर्ड का है। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए कोई इसके ऊपर कोई ऐसे पानी वगैरह डाल दिया, तो क्या होगा भाई, ये स्पॉट्स यहाँ पे आगे ऐसे ऐसे चले जाएंगे ना, और ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे ये सॉल्वेंट इसके ऊपर चढ़ा, ठीक है, तो ये हमारे गायब हो गए। लेकिन देखिए ये हमारे गायब तो हो जाते हैं, लेकिन बस हमें जो है कह सकते हो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेक्टिंग एजेंट का यूज करें, ठीक है, जो कि इसको यहाँ पे डिटेक्ट कर सके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डिटेक्टिंग एजेंट का यूज करेंगे, जो कि होता है 1% बेनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे डिटेक्टिंग एजेंट इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, तो क्या होगा, वो जो स्पॉट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं दिख रहे थे, वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी देखिए इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे ये जो टीएलसी प्लेट थी, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्वेंट डाला, तो सॉल्वेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ। जब सॉल्वेंट मूव हुआ तो इसने इस जो स्पॉट्स थे इनको भी अपने साथ लेके चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इनको जब लेके जाता है, ठीक है, तो ये स्पॉट्स जनरली हमें नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना कह सकते हो डिटेक्टिंग एजेंट है उसको स्प्रे करेंगे, तो ये स्पॉट्स हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आरएफ वैल्यू क्या होता है तो वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दो, किसकी, एक हम लोग करेंगे सैंपल की, एक हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड की। तो अगर हमारे स्टैंडर्ड की आरएफ वैल्यू हमारे सैंपल की आरएफ वैल्यू से मैच हो जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सैंपल टेस्ट पास हो गया। और अगर नहीं मैच होती है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे प्योर मेथनॉल नहीं है, प्योर मेंथॉल नहीं है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, बट अब आप लोग यहाँ पे इसमें लैंग्वेज के फॉर्म में समझो तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमारा ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको एनालिसिस की जाती है, और इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है मटेरियल्स एंड रीजन्स। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा टीएलसी प्लेट, ये देखिए ये हमारा टीएलसी प्लेट होता है जिसके अंदर सिलिका जेल की कोटिंग होती है। और ये सिलिका जेल क्या होता है भाई, ये सिलिका जेल हमारा स्टेशनरी फेस होता है। सैंपल हमारा मेंथॉल है, स्टैंडर्ड हमारा प्योर मेंथॉल हो गया, डिटेक्टिंग एजेंट हमारा 1% वेनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड एजेंट हो गया, स्टेशनरी फेस हमारी सिलिका जेल हो गई, और मोबाइल फेस हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म हो गया। अब देखिए प्रोसीजर में क्या होता है भाई, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dissolve the menthol sample in a suitable solvent such as methanol to prepare a dilute solution। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा जो सैंपल है, ठीक है, जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, इस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो सैंपल प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा मेंथॉल है, ठीक है, मेंथॉल, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने मेथेनॉल में, ठीक है, मेथेनॉल में डिजॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पे सैंपल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सैंपल अपना बना लिया एक डाइल्यूट सा। अप्लाई स्मॉल कंसंट्रेटेड स्पॉट्स ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 to 2 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बॉटम ऑफ टीएलसी प्लेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सैंपल हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे ये जो हमारी टीएलसी प्लेट है, तो इसके बॉटम से देखिए 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक हम लोग स्पॉट लगाएंगे सैंपल का, ठीक है, और एक स्पॉट हम लोग लगाएंगे स्टैंडर्ड का, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेस द टीएलसी प्लेट इन अ चैम्बर कंटेनिंग सॉल्वेंट, और उसके बाद इस टीएलसी प्लेट को अपने इस चैम्बर में रख देंगे जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अलाउ द सॉल्वेंट टू ट्रैवल अप द प्लेट अंटिल इट रीचेस 3/4 हाइट ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्वेंट यहाँ पे इसमें जो है ट्रैवल यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे ट्रैवल करना चालू होगा, और जब तक ये हमारा 3/4 हिस्से में ना ट्रैवल हो जाए, ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ पे इसको ट्रैवल होने देंगे। और जैसे ही हो जाता है उसके बाद हम लोग प्लेट को हटा लेंगे, और प्लेट को हटाने के बाद क्या होगा भाई, इसको ड्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको एक्सपोज करेंगे डिटेक्टिंग एजेंट से, सो दैट मेंथॉल स्पॉट्स विल अपीयर, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर डिटेक्टिंग एजेंट डालेंगे, ठीक है, तो हमारे मेंथॉल के स्पॉट्स दिखना चालू हो जाएंगे।
अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके एनालिसिस करेंगे कैसे, मेजर द आरएफ वैल्यू ऑफ द स्पॉट्स। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की हम लोग यहाँ पे आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए आरएफ वैल्यू को बहुत डिटेल में यहाँ नहीं समझेंगे, बाकी इसमें देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है सैंपल की भी कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड की, और दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर द आरएफ वैल्यू ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड। अब देखिए ये जो हमारा प्योर मेंथॉल होता है तो उसकी आरएफ वैल्यू हमें यहाँ पे 0.48 से 0.62 तक दिखने को मिलती है। तो अगर यही आ रही है तो हमारा मान लीजिए कि एनालिसिस बिल्कुल सही है, और अगर ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि थोड़ा सा प्योर फॉर्म में नहीं है या फिर अच्छा नहीं है मेंथॉल हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका जो है आइडेंटिफिकेशन और जो है आइसोलेशन और एनालिसिस करते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप की, जो कि हमारा हो जाता है सिट्रॉल। तो देखिए अब इसमें हम लोग ना बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे समझ चुके इसमें क्या होने वाला है। बाकी थोड़ा बहुत मेथड सब में सेम ही रहने वाला है, तो आप लोग इतना मतलब समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग बना के लिख सकते हो। अब देखिए एक चीज़ और है, मान लीजिए अगर आप लोग एग्जाम में, ठीक है, बहुत डिटेल में अगर पूछ रहे हैं कि राइट इन डिटेल अबाउट आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथॉल, तो अब देखिए इसमें जैसे 2-3 पेज में तो काम चलेगा नहीं। वैसे देखिए बहुत कम होता है, मतलब बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए, ठीक है। लॉन्ग में ज़्यादातर हमारी जो फर्स्ट यूनिट में जो हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे था वही पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत पहली बात तो बहुत कम चांस है, ये हमारा क्वेश्चन मोस्टली 5 या 7 नंबर में आता है, जिसके लिए हमारे 2 पेज सफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो 3-4 पेज इसमें भर के चले आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। खैर आप लोग 3-4 पेज भरते तभी हो जब आप लोग बहुत दूर दूर लिखते हो, ठीक है, मुझे पता है सब। इस पर भी एक वीडियो लाएंगे हम, ठीक है, कि आप लोग कॉपी कितनी गलत तरीके से लिख रहे हो। बट जनरली अगर 2 पेज देखा जाए तो 2 पेज सफिशिएंट है। तो मगर फिर भी मान लीजिए थोड़ा लॉन्ग में पूछा गया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा अपने टर्पनॉइड्स को, और इसी टर्पनॉइड्स का ही तो हमारा पार्ट होता है हमारा सिट्रॉल मेंथॉल, ये सब इसी के तो है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी कि हमारा इसका फंक्शन क्या है, हमारा इसका जो है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारा इसका, तो ये सभी चीज़ें हम लोग बाकी सब में भी लिख सकते हैं उठा के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग को लॉन्ग में लिखना हो। बाकी अगर हम लोग बात करें सिट्रॉल की, तो देखिए सिट्रॉल हमारा क्या होता है, तो सिट्रॉल भी हमारा एक टाइप का नेचुरली अकरिंग टर्पीन होता है, और ये मेनली हमारा जो है जैसे हमारा लेमन ग्रास मतलब कुश, ठीक है, कुश कभी आप लोगों ने नाम सुना हो, जरा कुश टाइप का, ठीक है। ये हमारा मतलब हमारे घरों में मेरे घर में तो लगा हुआ है, बट आप लोग के घरों में अगर लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेमन ग्रास मतलब थोड़ा सा कुछ टाइप का होता है, ठीक है, जरा कुछ टाइप की पत्तियां होती हैं इसकी, आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये हमारा जो है लेमन ग्रास या फिर जो है सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंजेस, इन सभी में हमें देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है ये जो हमारे ऑयल्स होते हैं साइम्बोपोगन, ठीक है, फ्लेक्सोसस्टिक, काफ़ी अजीब सा नेम है, और हमारा सी मैल्टिनी, तो इन सभी से हमें यहाँ पे इनके ऑयल से हमें देखने को मिलता है, और ये हमारा जो ग्रेमिनेई फैमिली को बिलोंग करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके आइसोलेशन के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो आइसोलेशन होता है वो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है। अब देखिए इसमें बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता होगा। इसमें हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, लेमन ग्रास ऑयल विच कंटेन सिट्रॉल एज अ मेजर कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी इसका हम लोग क्या करते हैं भाई, लेमन ग्रास ऑयल को हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक सेपरेट द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो सेपरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, और जो सिट्रॉल है उसका बहुत ही बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हायर होता है, ठीक है, अदर कंपोनेंट्स है, जिसकी वजह से ये हमारा कलेक्टेड हो जाता है सेपरेट फ्रैक्शन में, ठीक है, मतलब ये हमारा इजिली यहाँ पे अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग अलग करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन 2 टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सुडान 3 इज एडेड टू द टेस्ट सैंपल एंड अपीयरेंस ऑफ रेड कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिट्रॉल, यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, सुडान 3 को यहाँ पे अपना टेस्ट सैंपल में ऐड करेंगे, और अगर हमारा रेड कलर आ गया तो हमारा इंडिकेट हो जाएगा कि हमारा सिट्रॉल ही है। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट सैंपल में अपना टिंक्चर अल्केन ऐड कर सकते हैं, और इसमें भी अगर हमारा रेड कलर डेवलप हो जा रहा है तो इसका मतलब हमारा सिट्रॉल प्रेजेंट है। और अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस के बारे में बात करें तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख देना, बाकी इसमें जो मेजर टर्म्स है वो आप लोग समझ जाओ, बाकी तो आप लोग समझ ही चुके हो, ठीक है। मतलब मेंथॉल में आप लोगों ने समझ लिया ना कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, वो सब आप लोग अपने हिसाब से लिख देना। अब जो मेन चीज़ें हैं जो आप लोग को लिखनी होगी वो आप लोग यहाँ पे देख लो। जैसे सैम्पल प्रिपरेशन में बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसमें 1 mg सिट्रॉल को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड हमारा जो सिट्रॉल होगा, स्टेशनरी फेस हमारी सिलिका जेल होगी, और मोबाइल फेस हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म होगा। डिटेक्टिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे अपना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट को यूज करेंगे।
कलर स्पॉट्स की बात करें तो देखिए इसको डालने के बाद जो हमारा कलर होगा वो लगभग जो है येलो से ऑरेंज कलर हमें देखने को मिलेगा। RF वैल्यू यहाँ पे इसकी 0.51 होगी। तो इसमें देखिए आप लोग अगर बहुत लॉन्ग में आता है तो आप लोग अपने हिसाब से आराम से प्रोसीजर वगैरह बना के लिख सकते हो कि फर्स्ट वी प्रिपेयर द अपना जो है सिट्रॉल प्लेट, फर्स्ट वी प्रिपेयर द TLC प्लेट बाई यूजिंग जो है सिल्का जेल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। देन वी प्रिपेयर द सैंपल बाई डिजॉल्विंग 1 mg सिट्रॉल इन 1 ml ऑफ मेथोल। देन वी सब्जेक्ट द अपना सैंपल टू द जो है मोबाइल फेस, यानी कि जो हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है, उसमें हम लोग सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, देन द मोबाइल फेस स्टार्ट टू राइज अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जब 3/4 हिस्से तक पहुंच चुके होंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसको अलग कर लेंगे प्लेट को, ठीक है। देन वी ड्राई द प्लेट, आफ्टर दैट वी एड द डिटेक्टिंग एजेंट ऑन द प्लेट एंड वी गेट द स्पॉट्स टू येलो टू ऑरेंज स्पॉट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देन वी कैलकुलेट द RF वैल्यू ऑफ दैट सैंपल एंड देन वी कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड आफ्टर द कंपेरिजन इफ द RF वैल्यू मैचेस द स्टैंडर्ड देन सैंपल इज पास्ट, अदरवाइज यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसमें कुछ खास थोड़ी है। और फिर हम लोग बात करें यहाँ पे आर्टेमिसिन के बारे में। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि जो आप लोगों का सिलेबस है ना, इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग का जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टर्पेनॉइड्स, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें आर्टेमिसिन दिया हुआ है, ठीक है, आर्टेमिसिन। और देखिए आप लोग प्लीज़ मेरी बात मान के आप लोग तुरंत जाके चेक करो, ठीक है। आप लोग कहीं जाके चेक कर लो, इस आर्टेमिसिन का ना, इस आर्टेमिसिन का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब ये आर्टेमिसिन नाम का कोई कंपाउंड दिखता ही नहीं है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे आर्टेमिसिन डालोगे तो पहली बात तो आर्टेमिसिन डालोगे तो तुरंत आप लोग को आर्टेमिसिनिन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे मान लीजिए स्पेसिफिकली सर्च करो किसी भी सर्च इंजन पे जाके, या फिर मान लीजिए व्हाट्सएप का जो AI है, फिर ChatGPT वगैरह में भी सर्च कर सकते हो। अगर आप लोग सर्च करते हो आर्टेमिसिन, ठीक है, आर्टेमिसिन वर्सेज आर्टेमिसिनिन, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आर्टेमिसिन एंड आर्टेमिसिनिन, तो यहाँ पे बस यही चीज़ लिख के आता है कि जो आर्टेमिसिन है ये हमारे आर्टेमिसिनिन का एक मिस स्पेल है, यानी कि इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करके आर्टेमिसिन बोला गया। बाकी आर्टेमिसिन कुछ नहीं होता है, आर्टेमिसिनिन होता है। लेकिन अगर आप लोग बुक वगैरह में देखोगे ना, तो बुक वगैरह में आप लोग को इस आर्टेमिसिन के बारे में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए जो 4th यूनिट है इसमें आप लोग को फिर आर्टेमिसिनिन भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों सिलेबस में आर्टेमिसिन दिया हुआ है। अब ये आर्टेमिसिन यहाँ पे और आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये आर्टेमिसिन नहीं सही है, ठीक है, आर्टेमिसिनिन ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये आर्टेमिसिन आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिवाय कुछ बुक्स के। आप लोगों को ना तो इसका गूगल वगैरह पे कहीं भी कोई वजूद देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोगों ने इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्टेमिसिनिन को ही थोड़ा सा अलग से रिसर्च वगैरह करके, क्योंकि देखिए इसके बारे में बुक में नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब इसका जो आइसोलेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, एनालिसिस है, वो देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि आर्टेमिसिन का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हमें आर्टेमिसिनिन को पढ़ना है, क्योंकि यही सही है, ठीक है, आर्टेमिसिन सही है ही नहीं। लेकिन बाय द वे मान लीजिए अगर आप लोग एग्जाम में आर्टेमिसिन लिख के आ जाता है, जो कि कभी पूछा नहीं गया है वैसे तो बहुत कम ही, तो आप लोग क्या करना कि एग्जाम में आप लोग जो है अगर ये पूछा जाता है थोड़ा बुक वाला लिख देना, और अगर मान आर्टेमिसिनिन है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। वैसे तो आर्टेमिसिनिन ही है, ठीक है, आर्टेमिसिन कुछ है ही नहीं। तो आर्टेमिसिनिन क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग होता है, और ये हमारा स्वीट वॉर्मवुड प्लांट से ड्राइव किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, ये हमारा जो है हर्ब आर्टेमिसिया अनुआ से जो है, जो कि स्वीट वॉर्मवुड होता है, ठीक है, वहाँ से ड्राइव किया जाता है, और यहाँ पे ये हमारी एस्ट्रेसेई फैमिली को बिलोंग करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके आइसोलेशन के बारे में बात करें तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। बट आप लोग थोड़ा ध्यान समझना, वैसे इजली समझ जाओगे, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। द लीव्स ऑफ आर्टेमिसिया अनुआ आर हार्वेस्टेड एंड ड्राइड इमीडिएटली एट द पीक ऑफ आर्टेमिसिन कंटेंट ऑफन ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। देखिए इसमें हम लोग करेंगे, जो हमारा आर्टेमिसिया अनुआ प्लांट है ये जब बिल्कुल पीक पे होगा, यानी कि इसके अंदर आर्टेमिसिन का कंटेंट बिल्कुल पीक पे होगा, और ये कब होता है, जब यहाँ पे इसके अंदर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी स्टेज पे हम लोग यहाँ पे इसको हार्वेस्ट यानी कि काट लेंगे, ठीक है, इसको काट लेंगे, और उसके बाद तुरंत इसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अ सुटेबल सॉल्वेंट सच एज एथेनॉल, मेथनॉल और हेक्सेन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आर्टेमिसिन फ्रॉम ड्राइड लीव्स। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग जो है एक सुटेबल सॉल्वेंट डाल के इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन या फिर सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन, फ्लूइड एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए इनको बहुत डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अलग टेक्निक है बिल्कुल, और ये आप लोग के सिलेबस में है भी नहीं इतना। तो बस आप लोग ये लिख देना कि यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग इन मेथड्स के द्वारा करते हैं। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, आफ्टर दैट द क्रूड एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड
प्योरिफिकेशन मेथड्स सच एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी और रिक्रिस्टलाइजेशन और एम्प्लॉयड टू आइसोलेट प्योर आर्टेमिसिन। ठीक है, तो इसमें देखिए अब हम लोग को यहाँ पे इन दोनों मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट मिल चुका है, क्रूड एक्सट्रैक्ट। अब इसको हमें यहाँ पे और ज़्यादा अगर प्योर करना है, ठीक है, और प्योर आर्टेमिसिन अगर हमें चाहिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर, ठीक है, इसका फर्दर प्योरिफिकेशन करते हैं यूजिंग द कॉलम क्रोमेटोग्राफी और रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे फाइनली हमारा जो है प्योर आर्टेमिसिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो देखिए इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है तो वो इसका आइडेंटिफिकेशन मेनली हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। अब इसमें हम लोग बहुत डिटेल में तो जाएंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पे देखिए वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा ही इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, लेकिन कुछ केमिकल टेस्ट भी हैं जैसे कि हमारा पेरोक्साइड टेस्ट हो गया, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन में। तो इसमें देखिए पेरोक्साइड टेस्ट में करते क्या है, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। यानी कि देखिए एक हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, अब इसके अंदर ऑलरेडी हमारा पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, KI पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल यानी कि जो भी हम लोगों ने निकाला है आर्टेमिसिन उसको भी ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या हुआ, अगर हमारा येलो ब्राउन कलर बन जा रहा है, ठीक है, और ये बनेगा क्यों, क्योंकि हमारा आयोडीन रिलीज होगा, तो इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये जो भी हमारा आर्टेमिसिन है इसके अंदर पेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो पेरोक्साइड ग्रुप होते हैं ये हमारा एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है आर्टेमिसिन का। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग डायरेक्टली ये नहीं पता कर पा रहे कि हमारा आर्टेमिसिन है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि हमारा पेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये पेरोक्साइड ग्रुप हमारा मेनली आर्टेमिसिन में ही देखने को मिलता है, मतलब इसका बहुत ही एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसकी वजह से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ हमारा आर्टेमिसिन हमें मिल चुका है। लेकिन वैसे देखिए अगर हमें बिल्कुल प्योर टेस्ट करना है इसका, तो वो हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, और फाइनली बात करें इसके एनालिसिस की, तो इसके एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे TLC मेथड के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसमें भी आप लोग बाकी चीज़ें बना के लिख देना। बाकी सैंपल प्रिपरेशन की बात करें तो 1 mg आर्टेमिसिन को मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड हमारा प्योर आर्टेमिसिन हो गया, स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल जी होगी, मोबाइल फेस हमारा हेक्सेन और एथाइल एसीटेट का जो है सोल्यूशन होगा 70:30 के रेशियो में। ठीक है, डिटेक्टिंग एजेंट की बात करो तो हमारा यहाँ पे p-एनिसैल्डिहाइड स्प्रे एजेंट हमारा डिटेक्टिंग एजेंट की तरह यूज होगा, और RF वैल्यू यहाँ पे हमें जो है 0.3 से 0.4 तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस रेंज में हमारी आ रही है तो हमारा जो है सैंपल जो है प्रेजेंट है और पूरी तरीके से अच्छे से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पे टर्पेनॉइड्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो देखिए ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो देखिए ग्लाइकोसाइड्स हमारे सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें हमारी क्या होती है, जिसमें हमारी 2 यूनिट होती है। एक हमारा शुगर मॉलिक्यूल होता है जो कि ग्लाइकॉन पार्ट होता है, और दूसरा हमारा नॉन शुगर कंपोनेंट होता है जो कि ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है, और ये दोनों हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यहाँ पे आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकॉन जो है, जो ग्लाइकॉन पार्ट है, इसके अंदर हमें सिंगल शुगर ग्रुप भी देखने को मिल सकता है और मल्टीपल शुगर ग्रुप भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ जानने लायक है नहीं, बाकी हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं अपने जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बारे में। ठीक है, जो कि हमारा ग्लाइसिरेटिनिक एसिड हो जाता है और रूटिन हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ग्लाइसिरेटिनिक एसिड के बारे में, तो इसको सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखिए ये हमारा एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारा यहाँ पे देखिए हमारा जो ग्लाइसिरिजिन होता है, ठीक है, इसके हाइड्रोलिसिस से, यानी कि इसका जब हम लोग ब्रेक डाउन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसका जब हम लोग ब्रेक डाउन कराते हैं तब हमें यहाँ पे अपना ग्लाइसिरेटिनिक एसिड देखने को मिलता है, और इसके अंदर यहाँ पे एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा के रूट से हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा लेग्यूमिनोसेई फैमिली को बिलोंग करता है। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें इसके आइसोलेशन के बारे में, तो देखिए जो हमारा ग्लाइसिरेटिनिक एसिड है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये हमारा लिक्वेरिस यानी मुलेठी ही होता है। मुलेठी आप लोगों ने पढ़ा था लिक्वेरिस, तो ये हमारा लिक्वेरिस रूट ही होता है जो कि हमारा, तो देखिए इसमें आइसोलेशन में हम लोग कहते क्या है, जो हमारा लिक्वेरिस रूट होता है, ठीक है, तो द लिक्वेरिस रूट इज ड्राइड ग्राउंड। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फिर ग्राउंड ग्राइंड करते हैं, ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट सच एज वाटर, एथनॉल और मेथनॉल टू ऑब्टेन अ क्रूड एक्सट्रैक्ट रिच इन ग्लाइसिरिजिन। देखिए यहाँ पे आप लोग जो ज़्यादा मतलब कंफ्यूज मत होइए। देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे ये मतलब इसमें भी हम लोग यहाँ पे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। देखिए इसमें आप लोग ऐसे समझिए हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने लिक्वेरिस रूट लिया, ठीक है, लिया, इसके बाद उसको ड्राई किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको यहाँ पे एक सुटेबल सॉल्वेंट यानी कि जैसे मान लीजिए वाटर, मेथनॉल या फिर एथनॉल में हम लोगों ने उसको
मिक्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक्सट्रैक्टर में, ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्टर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जैसे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें रख के हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे जो है हमारा कह सकते हो जो फाइनल सोल्यूशन मिलता है, फिर कह सकते हो सॉल्वेंट मिलता है, वो हमारा रिच होता है ग्लाइसरीजन में, ठीक है। और यही ग्लाइसरीजन अगर आप लोग को याद हो तो इसी के हाइड्रोलिसिस से हमें यहाँ पे फाइनली हमारा ग्लाइसरीनिक एसिड देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, फिर हमारा जो ये दो हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो हमें एक्सट्रैक्ट मिला है जो कि रिच एंड ग्लाइसरीजन है, वो हमारा हाइड्रोलाइज कर लिया जाता है, जिससे हमें यहाँ पे ग्लाइसरीनिक एसिड देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा सिंपल इसका आइसोलेशन हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने ग्लाइसरेट जो भी हमें सैंपल मिला है उसमें हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो वो हमें यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर अगर देता है तो इसका मतलब उसमें ग्लाइसरेटिनिक एसिड प्रेजेंट है। या फिर हम लोग जो है लिवरमैन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग सैंपल क्लोरोफॉर्म में जो है डिजोल्व करते हैं, और उसके बाद फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों की फ्यू ड्रॉप्स। और अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें ग्रीनिश ब्लू कलर अपीयर होते हुए देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ग्लाइसरेटिनिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंस होता है, ठीक है। और फाइनली बात करें यहाँ पे एनालिसिस के बारे में, तो देखिए इसका एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, प्लीज आप लोग पहला लेक्चर देख लेना मेंथॉल वाला, उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा हुआ है कि ये किस तरीके से होता है, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। तो इसमें देखिए सैंपल को सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सैंपल प्रिपरेशन के बारे में, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि 1 ml ऑफ ग्लाइसरेटिनिक एसिड को हम लोग यहाँ पे 1 ml मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे मेथनॉल होगा, सॉरी यहाँ पे मेथॉल हो गया, मेथनॉल होगा, ठीक है। मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म का जो है 1:1 मतलब 1:1 के रेशियो में इनका इक्वल परसेंटेज में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल में हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्योर ग्लाइसरेटिनिक एसिड होता है उसको हम लोग लेंगे, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। फिर स्टेशनरी फेस हमारी सिंपल वही सिलिका जेल जी होगी। मोबाइल फेस हमारा यहाँ पे जो है इसमें देखिए इसमें हमारा 3 सोल्यूशन का जो है मिक्सचर होगा, जैसे हमारा टोलुइन होगा, इथाइल एसीटेट होगा और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और इनका रेशियो देखिए कितना होगा 12.5, 7.5 और 0.5, इतना इनका रेशियो होगा, ठीक है, इन तीनों का। डिटेक्टिंग एजेंट की बात करें तो इसमें हम लोग 1% बेनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड रीजन का यूज़ करेंगे, और आर एफ वैल्यू हमारी 0.41 हो जाती है, ठीक है। तो इन सभी से हम लोग यहाँ पे यूज़ करके अपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड और सैंपल को जो है कंपेयर करके हमारी जो है एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। अब इसके अंदर हमारी सेकंड ड्रग आ जाती है रूटिन। तो रूटिन देखिए, रूटिन हमारा एक टाइप का फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड होता है, यानी कि इसके अंदर फ्लेवोनाइड की प्रॉपर्टी भी होती है, ग्लाइकोसाइड भी, यानी दोनों ही होता है, ठीक है। अब प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड दैट इज कॉमनली फाउंड इन वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, तो बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्लांट्स में देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे देखिए वैसे बहुत अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब इसके अलग अलग बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इसको यहाँ पे जो हमारा फैगोपायरम एस्कुलेंटम होता है, ठीक है, तो उसके ड्राइड फूड ग्रेन से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि हमारा पॉलीगोनोसेई फैमिली को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक तरीका हो गया, बाकी इसके अलग अलग बायोलॉजिकल सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे फैगोपायरम एस्कुलेंटम से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसी से हम लोग यहाँ पे इसका आइसोलेशन भी करेंगे। तो इसका आइसोलेशन देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा फैगोपायरम एस्कुलेंटम है, ठीक है, इसका सीड्स या फिर एरियल पार्ट को हम लोग ड्राई करेंगे, ठीक है, और ग्राइंड करेंगे एक फाइन पाउडर में, यानी कि एक फाइन पाउडर बना लेंगे, ठीक है। फाइन पाउडर को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट द पाउडर मटेरियल यूजिंग 70% एथेनॉल और मेथनॉल इन अ सॉक्सलेट एपरेटस। तो सॉक्सलेट एपरेटस हमारा एक टाइप का एक्सट्रैक्टर होता है। देखिए इसके बारे में हमें 5th यूनिट में पढ़ना है, 5th यूनिट में हम लोग दोबारा से देखेंगे इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से, तो आप लोग समझ जाओगे। बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि एक हमारा एक्सट्रैक्टर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी हम लोगों ने पाउडर ड्राई किया है, ठीक है, मतलब इसको पाउडर बनाया है, तो ये पाउडर को हम लोग इसमें डालेंगे मेथनॉल के साथ, ठीक है, एथेनॉल के साथ, 70% एथेनॉल के साथ, जिससे हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे क्रूड एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो क्रूड एक्सट्रैक्ट मिलेगा तो डिजॉल्व द क्रूड एक्सट्रैक्ट इन वाटर और परफॉर्म लिक्विड एक्सट्रैक्शन विथ एथाइल एसिटेट टू सेपरेट इम्प्योरिटीज। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें क्रूड एक्सट्रैक्ट मिला है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे वाटर में जो है अपने इथाइल एसिटेट के साथ जो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखिए, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बतानी चाहिए, बट
प्लीज़ आप लोग समझिए कि इसको डिटेल में बताने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज रहोगे। बस अभी आप लोग सिंपली इतना समझो कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने पहले पाउडर बनाया, उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन किया, किससे, हमारा सॉक्सलेट एपरेटस है। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के द्वारा दोबारा से कह सकते हो एक इनका एक एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, जिससे यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्योरिटीज हमारी सेपरेट हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने कॉलम क्रोमैटोग्राफी को लिया, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे रूटिन को आइसोलेट कर लिया, मतलब यहाँ से हम लोगों ने रूटिन को बिल्कुल अलग कर लिया। अब ये जो हमारा रूटिन मिला है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कंसंट्रेट फॉर्म में जो है ले लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको रिक्रिस्टलाइज कर लिया, ठीक है। और इसकी इसकी वजह से क्या हुआ, हमें बहुत ही प्योर फॉर्म में फाइनली हमारा रूटिन देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ से भी हम लोग जो है फाइनली ले सकते हैं, लेकिन हमें इस रूटीन को हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो है रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, जिससे हमें ये काफ़ी प्योर फॉर्म में देखने को मिल जाता है। बस यही सिंपल सी चीज़ है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात करते हो, देखिए आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं कि इसका बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि ऑन ट्रीटिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ रूटिन विद फेरिक क्लोराइड अ डार्क ग्रीन कलर अपीयर्स, यानी कि देखिए अगर फेरिक क्लोराइड हम लोग मिलाएंगे रूटिन के साथ, ठीक है, तो डार्क ग्रीन कलर अपीयर होगा। तो अगर डार्क ग्रीन कलर हो रहा है तो इसका मतलब रूटिन प्रेजेंट है, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको लेड एसिटेट के साथ ट्रीट करेंगे तो एक येलो प्रेसिपिटेट, ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अगर ये मिल रहा है तो रूटिन है, नहीं मिल रहा है तो नहीं है, बस सिंपल सी बात है। और एनालिसिस की बात करें तो देखिए एनालिसिस भी बहुत सिंपल सी हो जाती है। इसका हम लोग यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से एनालाइज करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, 1 mg रूटीन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व कर देंगे। स्टेशनरी फेस हमारी सिलिका जल्दी हो जाती है। मोबाइल फेस हमारी 10% एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हो जाता है और स्टैंडर्ड हमारा रूटीन हो जाता है, ठीक है, प्योर रूटीन हो जाएगा। और RF वैल्यूज की हमारी 0.43 होती है, जिससे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट को कंपेयर करके हमारा यहाँ पे सैंपल को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एल्कलॉइड्स के बारे में। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि हमने यहाँ पे टर्पेनॉइड्स में जो मेंथा था, ठीक है, उसको हमने काफी डिटेल में देखा कि उसमें कैसे हमें जो है अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसको लॉन्ग फॉर्मेट में कैसे लिखना है उसको हमने मेंथा में ऑलरेडी देख लिया है। अब चाहे जो हमारा ग्लाइकोसाइड था, चाहे जो हम अपना एल्कलॉइड्स देखने जा रहे हैं, या इसके बाद जो हमारा रेजेंस हम लोग देखेंगे, तो इसके अंदर जब जितनी भी ड्रग्स हैं उनको हम लोग थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में ही देखेंगे। बाकी अब उस शॉर्ट को लॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने मेंथा में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप जैसे मेंथा में मैंने चीज़ें बताई हैं बिल्कुल उसी तरीके से इस शॉर्ट फॉर्म को आप जो है लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना। बाकी आप लोग समझदार हो ही, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने एल्कलॉइड्स के बारे में। अब देखिए इसमें एल्कलॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर हमें 4 ड्रग के और पढ़ना है। एट्रोपिन हो गया, क्विनिन हो गया, रिसरपिन हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है। लेकिन उनके उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब देखिए बहुत डिटेल में देखना है तो आप लोग यूनिट 2 वाला देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने एल्कलॉइड्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी इसमें शॉर्ट में हम लोग देखते हैं जैसे हमारे नेचुरली कंपाउंड होते हैं और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या होता है, नाइट्रोजन, बेसिक नाइट्रोजन कह सकते हो, एक रिंग देखने को मिलती है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम्स देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोग ऐसे कह सकते हो। बाकी अगर हम यहाँ बात करें तो जो अल्कलॉइड टर्म है ये हमारा जो है मेसनर ने दिया, जो कि हमारे एक फार्मासिस्ट थे, ठीक है, और 1819 में इन्होंने यहाँ पे अल्कलॉइड टर्म को दिया था, ठीक है। बाकी दे फाउंड प्राइमरी इन प्लांट्स एंड नोन फॉर देयर पोटेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो वही चीज़ है कि हमारे बहुत सारे इसके इफेक्ट होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे ड्रग्स वगैरह। देखिए इसको हम लोगों ने यूनिट 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग जरूर देख लेना। बाकी दे इंक्लूड वेल नोन सब्सटेंस लाइक कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, क्विनिन, कोडीन। तो ये सभी चीज़ें हमारे एल्कलॉइड्स के अंदर ही आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें तो दे ऑफन अब इनका थोड़ा सा टेस्ट यहाँ पे बेटर होता है और ये हमारे मेडिसिनल, एग्रीकल्चर और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी अच्छी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पेन रिलीफ और कह सकते हो स्टिमुलेशन और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देखने का काम करती है। स्टिमुलेशन मतलब ये जैसे कि हमारा कैफीन हो गया जो कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें जो कि सिलेबस में हमें किन किन एल्कलॉइड्स का हमें पढ़ना है, आइसोलेशन वगैरह, तो ये हमारा एट्रोपिन हो गया, क्विनिन हो गया, रिसरपिन हो गया, कैफीन हो गया। तो इन चारों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एट्रोपिन के बारे में। तो देखिए एट्रोपिन हमारा क्या होता है, देखिए एट्रोपिन इज अ मेडिकेशन दैट इज प्राइमरली यूज्ड एज एन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। तो देखिए मेनली इसका यूज यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट की तरह किया जाता है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ये हमारे कहाँ होता है, मास्कुलिन रिसेप्टर पे काम करता है, तो ये हमारे इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए बायोलॉजिकल सोर्स का क्या होता है, तो बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे हमारा जो है ये हमारे जो है ड्राइड लीव्स ऑफ फ्लावरिंग टॉप्स, यानी कि फ्लावर्स का जो टॉप्स वगैरह टॉप पार्ट होता है, ठीक है, और जो हमारी ड्राइड लीव्स होती हैं एट्रोपा बेलाडोना की, ठीक है, तो उनसे हमें ये मिलता है और फैमिली यहाँ पे इसकी सोलोनस से ही होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मेनली बात करें अपने आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन के बारे में,
तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग ना ध्यान से चीज़ें समझते हुए चलना, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पे नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोग के यूनिट 5 का टॉपिक है। बाकी थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे भाई हमें एट्रोपा बेलाडोना की पत्तियों से मिलता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्ट द लीव्स और रूट्स ऑफ द प्लांट एट्रोपा बेलाडोना एज दे कंटेन द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एट्रोपिन। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो भी हमारा कह सकते हो एट्रोपा बेलाडोना की पत्तियां हैं, ठीक है, या फिर जो रूट वाला पार्ट है और या फिर जो फ्लावरिंग टॉप्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, हार्वेस्ट मतलब काटना, ठीक है, उसको हम लोग काटेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको जो है ड्राई करके जो है क्या करेंगे, उसका यहाँ पे कह सकते हो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि उनके अंदर हमारी हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होती है एट्रोपिन की। नाउ एक्सट्रैक्ट द ड्राई पाउडर विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल एट्रोपिन सॉल्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी पत्तियां थी, ठीक है, इसको समझिए, और इसको हम लोगों ने क्या किया भाई, इसको हम लोगों ने ड्राई किया और इसको हम लोगों ने पीस के एक पाउडर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा इस पाउडर में, ठीक है, इस पाउडर को हम लोग यहाँ पे अपने किसी सुटेबल सॉल्वेंट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको ड्राई कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड HCl के साथ, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डाइल्यूट एसिड यानी कि HCl के साथ हम लोगों ने क्या किया, इसको मिक्स किया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका आप ऐसे समझिए ना, अब इन दोनों का हम लोग एक निचोड़ निकालेंगे, ठीक है, निचोड़ निकालने के बाद हमें क्या भाई, जैसे मान लीजिए इसको हम लोगों ने इसके साथ मिक्स किया, ठीक है, और इसके बाद थोड़ी देर तक इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स होता रहा, ठीक है, तो ये हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा। एक्सट्रैक्ट मतलब कि यहाँ पे हमें एक निचोड़ टाइप का मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा भाई, जिसके अंदर हमारी इस कह सकते हो एट्रोपिन, मतलब ये जो हमारा ड्राई पाउडर था, ठीक है, इसमें से जो भी इसके प्रॉपर्टीज होंगे वो इस लिक्विड में आ गई होंगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए एसिड के साथ इसको क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये हमारा वाटर सॉल्युबल एट्रोपिन सॉल्ट्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। बाकी देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड एन अल्कलाइन सॉल्यूशन टू कन्वर्ट एट्रोपिन टू इट्स फ्री बेस। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक अल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे कि हमारा अमोनिया को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, जो एट्रोपिन है, ठीक है, तो उसका फ्री बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी फ्री बेस को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट द फ्री बेस यूजिंग एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारे जो है ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्वेंट्स को यूज करके। देखिए थोड़ा सा आप लोग को एक्सट्रैक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बस आप लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का मतलब ऐसे समझ लो कि एक्सट्रैक्ट का मतलब ही होता है हमारा मतलब अपना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालना। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारी पत्तियां हैं, ठीक है, तो इस पत्तियों में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें से जो हमारा कह सकते हो एट्रोपिन की निकालने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। जैसे इसको बहुत सिंपली आप लोग समझिए कि जैसे हाँ देखिए आप लोग इसको ना बहुत इजीली समझ सकते हो ऐसे हमारा चाय पत्ती से, ठीक है। जैसे चाय पत्ती क्या होती है भाई, चाय पत्ती को जब हम लोग यहाँ पे पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो एट लास्ट में क्या होता है, वो पानी में अपना रंग छोड़ देती है ना, अपना कलर छोड़ देती है। अब उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग चाय पत्ती को तो पीते नहीं है ना, हम लोग चाय पत्ती जो हम लोग डालते हैं उसको तो हमें पीना नहीं है, हम लोग उसके अंदर जो भी मतलब वो अपना जो कलर छोड़ती है, ठीक है, तो कलर में क्या छोड़ती है भाई, वो कलर ही तो उसका सबसे मेजर एक्सट्रैक्ट है हमें ना। चाय पत्ती का जो टेस्ट होता है वो सारी चीजें उसमें आ जाती है ना, तो वो क्या करता है, वो अपना जो है कह सकते हो पानी में वो अपना एक्सट्रैक्ट कर देती है अपनी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, हमारा जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बाकी हम लोग जब बात करें तो यहाँ पे आ जाता है इवेपोरेट। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉल्वेंट मिला है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे इवेपोरेट कर लेंगे ताकि जो है थोड़ा सा वो कंसंट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे हमें मान लीजिए हमारा लिक्विड मिला है फाइनली, ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसमें हमारा एट्रोपिन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इवेपोरेट कर देंगे और इसको इसके बाद रिक्रिस्टलाइज कर देंगे ताकि हमें और ज़्यादा प्योर फॉर्म मिल जाए, ठीक है, जिससे हमें बहुत ही प्योर एट्रोपिन एट लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आइडेंटिफिकेशन की, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे इसके जो है इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेनली हमारे विटालिन मॉरिन टेस्ट के थ्रू किया जाता है। अब इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड एट्रोपिन एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एन इवेपोरेटिंग डिश। यानी कि देखिए हम लोग सबसे पहले मतलब जो भी हमारा सैंपल बना है उसको लेंगे, अब उसमें 2 ड्रॉप हम लोग ऐड कर देंगे अपने नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, और इवेपोरेटिंग डिश, ठीक है, इसमें हम लोग लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इवेपोरेट करेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे ड्राई ना हो जाए, ठीक है, मतलब ये जो भी हमारा सैंपल है इसको हम लोग इवेपोरेट करेंगे, यानी जो भी एक्सेस सॉल्वेंट है, ठीक है, जो एक्सेस वाटर वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे इवेपोरेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, हमारा लिक्विड का जो है गैस में कन्वर्ट करना हो जाना, ठीक है। तो जो भी एक्सेस लिक्विड होगा, जो भी एक्सेस सॉल्वेंट होगा वो इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा, है ना, और हमें बचेगा हमारा सॉलिड मास। नाउ डिजॉल्व द रेसिडुअल। अब जो रेसिडुअल मतलब जो बचा हुआ अवशेष है हमारा जो भी सॉलिड है, तो उसको हम लोग यहाँ पे 1 ml एसीटोन में डिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब अगर इतना कुछ करने के बाद अगर हमारा वॉयलेट कलर डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे सैंपल में एट्रोपिन है, और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा सैंपल जो है एट्रोपिन को कंटेन नहीं कर रहा है। बस सिंपल सी बात है।
और एनालिसिस की बात करें तो देखिए इसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं। अब इसको देखिए, इसको प्लीज आप लोग यहाँ पे पहला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि यही हमें हर जगह यही हमारा TLC देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से आप लोग को कंटेंट लिखना है, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन अगर इसको आप लोग को डिटेल में लिखना है तो आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हो बहुत सिंपली। बस उसके लिए आप लोग पहला वीडियो देख लेना जहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो इसमें देखिए क्या आ जाता है, जैसे हमारा सैंपल प्रिपरेशन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल बनाएंगे हमारा 1 mg एट्रोपिन को 1 ml क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व करके। फिर हमारा स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ पे प्योर एट्रोपिन को लेंगे, ठीक है। और स्टेशनरी फेस में हमारा प्री कोटेड सिलिका जेल होगा। मोबाइल फेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे टोलुइन, इथाइल एसीटेट और डाइइथाइलअमीन का एक कॉम्बिनेशन होगा, जिसका रेशियो हमारा 70-20-10 होगा। और डिटेक्टिंग एजेंट की बात करो तो यहाँ पे देखिए जितने भी अल्कोलाइड हैं उन सभी में डिटेक्टिंग एजेंट हमारा ड्रैगन ड्रॉप्स रीजन यूज होने वाला है। और RF वैल्यू की बात करें तो 0.70 और कलर स्पॉट की बात करें तो येलो ऑरेंज स्पॉट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इसको प्लीज़ आप लोग पहला पार्ट देख लेना। और बात करें तो यहाँ पे अपने सेकंड ड्रग की, तो ये आ जाता है क्विनीन। तो क्विनीन भी ये देखिए हमारा एक बहुत ही वेल नोन एंटी बरील एजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा सिंकोना ट्री होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जैसे सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, बट इन दोनों को मान लीजिए। तो सिंकोना ट्री के बार्क से हमें देखने को मिलता है, मतलब बार्क मतलब छिलका, ठीक है, मतलब जो छाल होती है पेड़ की छाल, वहाँ से देखने को मिलता है। एंड बिलोंग्स टू फैमिली रूबियासेई फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका आइसोलेशन देखिए हम लोग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मतलब ड्राइड बार्क होता है उसको हम लोग यहाँ पे पेड़ से निकाल लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड ग्राइंड इट इनटू फाइन पाउडर, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ एक्सट्रैक्ट क्विनीन फ्रॉम द पाउडर्ड बार्क यूजिंग सॉल्वेंट्स लाइक एथेनॉल और हॉट वाटर। अब जैसे देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमारा पाउडर बनाया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे अपना एथेनॉल यानी कि हमारा एक सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। और सॉल्वेंट ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसको यहाँ पे बिल्कुल मिला देंगे काफ़ी देर तक, ठीक है। और उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलेगा उसमें हमारा काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्विनीन होगा, लेकिन अभी भी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें जो प्योरीफाई करना है तो उसके लिए देखिए हमें बहुत सारे और स्टेप्स करने पड़ेंगे, जैसे फिल्टर आउट द सॉलिड प्लांट मटेरियल टू ऑब्टेन द लिक्विड एक्सट्रैक्ट। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने एट्रोपिन का जो पाउडर था उसको हम लोगों ने सॉल्वेंट, जैसे कि ये हमारा पाउडर था, ये हमारा सॉल्वेंट था, तो ये दोनों हम लोगों ने मिक्स कर दिया। अब हमें क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे लिक्विड, जैसे आप ऐसे समझिए चाय पत्ती को हम लोग पानी में डालते हैं तो एट लास्ट में क्या करते हैं, चाय पत्ती को फिल्टर कर लेते हैं ना, तो इसमें जो सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे और बचेगा क्या, बचेगा हमारा प्योर लिक्विड, ठीक है। तो अब जो लिक्विड बचा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट द सॉल्वेंट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टू कंसंट्रेट द अल्कोहॉल एक्सट्रैक्ट। यानी कि देखिए अब ये जो हमारा मिला है हमें, इसको हमें यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट का मतलब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट वगैरह उसको हमें उड़ा देना है ना, तो हम लोग इवेपोरेट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड एन एसिड टू कन्वर्ट क्विनीन इनटू इट्स सॉल्ट फॉर्म। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें कोई भी एक एसिड जैसे HCl वगैरह ऐड कर देंगे, जिससे हमारा जो क्विनीन है वो हमारा इसके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। और उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, प्योरीफाई द क्विनीन थ्रू क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, टू ऑब्टेन द प्योर कंपाउंड। बस अब देखिए यही स्टेप सारे में सब सेम, लगभग यही स्टेप यूज होने वाले हैं, तो ये वाला आप लोग समझ लीजिए, बाकी सब आप लोग आगे सेम ही है, ठीक है। अब जैसे इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर नहीं जो बना है उसमें हम लोग दो तीन ड्रॉप जो है ब्रोमीन वाटर की ऐड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अ ड्रॉप ऑफ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अमोनिया की ड्रॉप भी ऐड कर देते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद अगर यहाँ पे हमारा जो है इमेरल्ड ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब ये भी हमारा ग्रीन कलर का एक टाइप होता है, थोड़ा डार्क होता है। तो इमेरल्ड ग्रीन कलर अगर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा क्वीन यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। और एनालिसिस की बात करें तो देखिए बिल्कुल वही हमारा होने वाला है, हमारा TLC के थ्रू एनालाइज करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन में 1 mg क्विनीन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे, प्योर क्विनीन हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल जी हो जाएगी। मोबाइल फेस हमारा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और डाइइथाइलअमीन का एक रेशियो मतलब 9:1 में हमें लेना होगा, ठीक है। और डिटेक्टिंग एजेंट हमारा वही ड्रैगन ड्रॉप्स और RF वैल्यू हमारी 0.17। तो इन सभी के थ्रू हम लोग यहाँ पे अपना एनालिसिस को परफॉर्म कर लेंगे। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे रिसर्पिन के बारे में, तो रिसर्पिन भी देखिए हमारा एक टाइप का नेचुरली अकरिंग अल्कोलॉइड है और वाइडली यहाँ पे जो है एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और ये हमारा जो है रॉल्फिया सर्पेंटिना की रूट से देखने को मिलता है और एपोसाइनेसेई फैमिली को बिलोंग करता है।
आइसोलेशन की बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसका जो भी रॉल्फिया सर्पेंटिना है उसका ड्राइड रूट्स को यहाँ पे ग्राइंड करके हमारा एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारा सॉल्वेंट लाइक एथेनॉल और मेथनॉल, और उसके बाद हम लोग फिल्टर करके जो भी सॉलिड है उसको निकाल देंगे, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग जो है कंसनट्रेट करेंगे इवापोरेट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एसिड को कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारा साल्ट फॉर्म, देखिए बिल्कुल सेम स्टेप से लास्ट वाले की तरह है ना, सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद इसको यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा प्योरीफाई कर लेंगे। बिल्कुल सेम स्टेप हमारे यहाँ पे यूज होने वाला है। और आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमारे सैंपल को हम लोग यहाँ पे वैनिलीन, ठीक है, और एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा एक वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होता है। और अगर हमारा हो रहा है तो इसका मतलब हमारा रिसर्पिन यहाँ पे प्रेजेंट है। और एनालिसिस की बात करें तो देखिए बिल्कुल सेम हमारा टीएलसी से होने वाला है। 1 mg हम लोग रिसर्पिन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड हमारा रिसर्पिन हो गया। स्टेशनरी फेस सिलिका जल जी हो गई। मोबाइल फेस हमारा क्लोरोफॉर्म एसीटोन डाइथाइल ईथर का एक रेशियो हो गया 50:40:100, ठीक है। और डिटेक्टिंग एजेंट हमारा वही ड्रैगन ड्रॉप्स, और आरएफ वैल्यू हमारा 0.72 से 0.35, और कलर स्पॉट हमारा ऑरेंज, ठीक है, बिल्कुल सेम। और फाइनली बात करें कैफ़ीन के बारे में, तो कैफ़ीन देखिए सभी को पता है भाई, कॉफ़ी हमारे कॉफ़ी में, टी में, सभी जगह हमारा कैफ़ीन देखने को मिलता है। और कॉफ़ी का सबसे सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें कॉफ़ी में देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में, ठीक है। और इसके अलावा चॉकलेट और बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स में भी देखने को मिल जाता है। बाकी देखिए काम कैसे करता है, इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग नर्वस सिस्टम हेल्पिंग टू रिड्यूस फैटिग, इंक्रीज अलर्टनेस एंड इंप्रूव फोकस। तो वही चीज़ हमारा नर्वस सिस्टम पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो देखिए ये हमारा जो है देखिए ये हमारा जैसा कि आपको पता है भाई, ये हमारा चाय में भी देखने को मिलता है, ठीक है, और ये हमारा कॉफ़ी में भी। अब चाय हमारा पत्तियां जाए भाई, चाय की हमारी पत्तियां होती हैं, है ना, वहां से देखने को मिलता है। और कॉफ़ी के हमारे क्या होते हैं भाई, कॉफ़ी के हमारे बीन्स मतलब सीड्स होती हैं, है ना। तो देखिए अगर हम लोग चाय से कैफीन को ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये हमारा जो है थिया साइनेसिस या फिर कैमेलिया साइनेसिस फैमिली को मतलब बायोलॉजिकल सोर्स इसका थिया साइनेसिस हो जाता है, और फैमिली इसकी यहाँ पे हो जाती है थियासेई। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको कॉफ़ी से ऑब्टेन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स इसको कॉफ़ी अरेबिका हो जाता है, और फैमिली इसकी रूबिया सही हो जाती है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, अगर चाय से ले रहे हो तो थोड़ा अलग हो जाता है, और कॉफ़ी से हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब आइसोलेशन की बात करें तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो भी हमारा प्लांट मटेरियल यानी कि कॉफी बीन्स या फिर टी लीव्स, जो भी जहाँ से भी हम लोग कैफीन को ऑब्टेन करना उसको ड्राई करके और यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट लाइक हॉट वाटर, एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म को यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, फिल्टर कर लेंगे सॉल्यूशन को, फिर से इवापोरेट करेंगे ताकि कंसनट्रेट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे इसको प्योरीफाई कर लेंगे, और फिर हमें फाइनली यहाँ पे हमारा कैफीन देखने को मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्या, जो हमारा सैंपल है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा पेट्री डिश में लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे और पोटेशियम क्लोरेट को, ठीक है। और उसके बाद हीट करेंगे जब तक ड्राई ना हो जाए। अब जो हमारा बचा हुआ रेसिड्यू है, ठीक है, मतलब कि जो भी बचा हुआ हमारा अवशेष है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट अमोनिया के वेपर्स के साथ एक्सपोज करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक्सपोज करने पे हमें यहाँ पे एक पर्पल कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये भी देखिए, यही नहीं कि ये हमारा सिर्फ देखने को मिल रहा है, ये हमारा अगर डिसअपियर हो जा रहा है या एक फिक्स्ड एल्कली को ऐड करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब ये कलर डेवलप हो रहा है फिर डिसअपियर हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कैफीन प्रेजेंट है। और एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा टीएलसी के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। स्टैम्पल प्रिपरेशन की बात करें तो 1 mg हम लोग कैफीन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व कर देंगे, स्टैंडर्ड हमारा प्योर कैफीन, स्टेशनरी हमारा सिल्का जल्दी। मोबाइल फीस हमारा इथाइल एसिटेट मेथनॉल और एसिटिक एसिड का एक रेशियो है 80:10:10। डिटेक्टिंग एजेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसको आयोडीन के वेपर्स के साथ एक्सपोज करके चेक करते हैं, और आरएफ वैल्यू 0.41 और कलर स्पॉट हमारा ब्राउन। तो ये थे हमारे यहाँ पे अल्कलॉइड्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रेजिन्स के बारे में। तो अब देखिए रेजिन्स हमारे क्या होते हैं भाई, रेजिन्स हमारे कह सकते हो थोड़ा सा जो भी हमारी ग्लू वगैरह होती है, गोंद गोंद वगैरह होती है, ठीक है, उन सभी गम वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी रेजिन से ही बनती हैं, ठीक है। मतलब अब देखिए रेजिन्स हमारे नेचुरली भी देखने को मिलते हैं और सिंथेटिक फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर नेचुरली की बात करें तो रेजिन्स आर कॉम्प्लेक्स एमॉर्फस सॉलिड और सेमी सॉलिड प्लांट ड्राइव्ड सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म। तो देखिए पहली बात तो ये थोड़ा सा चिपचिपे थोड़ा सा गम टाइप मटेरियल होते हैं, और ये हमारे देखिए ये हमारे जो है क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे गोंद अगर आप वाटर में डालोगे तो वाटर में थोड़ी सॉल्युबल होती है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल, ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो जाती है। बाकी दे आर फॉर्म्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, ठीक है, और ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखिए जैसे मेनली क्या होता है कि हमें जो है पेड़ों की बार्क से देखने को मिलता है, मतलब उनकी छाल से देखने को मिलता है। तो जैसे भाई छाल हम लोग जब काटते हैं तो प्लांट का एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो उसी के थ्रू हमें ये देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ बात करें क्लासिफिकेशन की, तो देखिए क्लासिफिकेशन इसका जैसे हमारा ओलियो रेजिन्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा रेजिन्स और एसेंशियल ऑयल्स का मिक्सचर हमारा ओलियो रेजिन्स हो जाता है। गम रेजिन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन्स एंड गम्स, और उसके बाद ओलियो गम रेजिन्स इसमें, और रेजिन गम एसेंशियल ऑयल तीनों कॉम्बिनेशन हो जाता है। और बाल्सम्स में हमारे यहाँ पे रेजिन्स के अंदर बेंजोइक या फिर सिनेमिक एसिड देखने को मिलता है।
अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस की बात करें तो हमें यहाँ पे अपने पोडोफाइलोटॉक्सिन और कुरकुमिन के बारे में पढ़ना है। एंड प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला पार्ट इसका जरूर देख लेना। अगर आप लोग इस पार्ट पे डायरेक्टली आए हो तो मत आओ, प्लीज़ पहला पार्ट देख लो, वरना आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो कंटेंट किस तरीके से लिखना है इसके लिए आप लोग पहला पार्ट जरूर देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पोडोफाइलोटॉक्सिन के बारे में। तो ये हमारा एक नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है एंटी कैंसर ड्रग्स यानी कि ठीक है एटोपोसाइड, अगर आप लोगों ने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमारा एक एटोपोसाइड था, ठीक है, नेच प्लांट प्रोडक्ट्स में, तो वो हमारा यहाँ पे इसी पोडोफाइलोटॉक्सिन से बनता है, ठीक है, इसी का डेरिवेटिव होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं हमारा पोडोफाइलम हेक्जेंड्रम और पोडोफाइलम इमोडी वगैरह से देखने को मिलता है, उनके रूट्स एंड राइजोम्स, ठीक है। राइजोम मतलब आप ऐसे समझिए ना कि थोड़ा सा ये भी हमारी जड़ें टाइप की होती है। जैसे आप लोगों ने अदरक देखा है, अदरक कैसा होता है, तो वही होता है, थोड़ा राइजोम उस टाइप का होता है किसी प्लांट का, जैसे अदरक जैसा पार्ट हो गया, स्कंद टाइप का होता है, ठीक है। मतलब आई होप कि समझ रहे होगे, अदरक जैसा होता है। अब यहाँ पे देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे इसके आइसोलेशन के बारे में, तो देखिए इसको देखने से पहले प्लीज आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट देख लेना, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एल्कलॉइड्स के बारे में बात करी थी, क्योंकि इसका आइसोलेशन ना हमारे बिल्कुल एल्कलॉइड जैसा होने वाला है। तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हमारा ये हमारा क्या मिलता है भाई, रूट्स और राइजोम से मिलता है पोडोफाइलम स्पीसीज के, तो हम लोग उसको कलेक्ट करके ड्राई कर लेते हैं, उसको एक फाइन वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या, सबसे पहले हमारा जो भी मतलब जहाँ से हमें चाहिए होता है वहाँ उस पार्ट को हम लोग कलेक्ट करके उसके बाद ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उसको किसी सुटेबल सॉलिड के साथ मिला के, ठीक है, और उसका यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक मिक्सचर बना लेते हैं, और उसमें से जो भी सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, उसको अलग करके और हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब ये लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमारा क्या होता है, रिच होता है, हमारा जो भी चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे हमें पोडोफाइलोटॉक्सिन चाहिए तो ये लिक्विड हमारा इस पोडोफाइलोटॉक्सिन में रिच होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड को थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको इवेपोरेट करेंगे, जिसमें जो भी एक्सेस यहाँ पे सॉल्वेंट होगा उसको उड़ा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज करके और प्योर फॉर्म में हमारा जो है पोडोफाइलोटॉक्सिन को ऑब्टेन कर लेंगे। तो इसमें वही चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट्स को यूज करके, लाइक एथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। और इसमें एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस जैसे मेसरेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। अब देखिए ये आप लोग के 5th यूनिट का टॉपिक है, तो 5th यूनिट में हम लोग यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करके और सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंसनट्रेट को जो है हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा इवेपोरेटिंग कंसनट्रेट मतलब जो भी एक्सट्रैक्ट हमें मिला उसको हम लोग कंसनट्रेट कर लेते हैं इवेपोरेट करके, ठीक है। इवेपोरेट करेंगे तो जो भी एक्सेस सॉल्वेंट है वो उड़ जाएगा, हमें कंसनट्रेट प्रोडक्ट मिल जाएगा, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिला उसको हम लोग यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के द्वारा यहाँ पे उसको जो है प्योरीफाई करके हमारे यहाँ पे पोडोफाइलोटॉक्सिन को ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि हमारा सेपरेट भी कर देता है अदर कंपाउंड से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0.4 ग्राम जो भी हमें एक्सट्रैक्ट मिला है, ठीक है, जो भी हमें मतलब सैंपल मिला है उसको हम लोग यहाँ पे 0.4 ग्राम ऐड करेंगे 3 ml 60% अल्कोहल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम लोग 0.5 ml 1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन का ऐड करेंगे, उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद अगर हम यहाँ पे स्टिफ जेली मतलब कि थोड़ा सा कड़ी जेली टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा पोडोफाइलोटॉक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट है। एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारा सेम बिल्कुल वही टीएलसी से होने वाला है, और जिसमें हम लोग करेंगे क्या, मतलब सैंपल प्रिपेयर करेंगे 1 mg पोडोफाइलोटॉक्सिन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करके। स्टैंडर्ड हमारा पोडोफाइलोटॉक्सिन होगा, स्टेशनरी फेस हमारा सिल्का जेल जी होगा, मोबाइल फेस हमारा क्लोरोफॉर्म मेथनॉल का एक रेशियो 90:10 में होगा, और डिटेक्टिंग एजेंट हमारा वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड होगा, RF वैल्यू हमारी 0.65 और कलर स्पॉट हमारा येलो होगा, ठीक है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे कुरकुमिन के बारे में, तो देखिए ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारे टर्मरिक का सबसे एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो कुरकुमिन हमारा जो है नेचुरल पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होता है फाउंड, और यहाँ पे हमारा जो है टर्मरिक में देखने को मिलता है, ठीक है। टर्मरिक भी हमारे टाइप का राइजोम वाला पार्ट होता है। और बाकी देखिए ये हमारा एक प्रिंसिपल बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारे टर्मरिक के ब्राइट येलो कलर और उसके जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है कुर्कुमा लौंगा यानी कि टर्मरिक की जो भी बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें इसका मतलब उनके राइजोम से हमें देखने को मिलता है, और ये हमारे जिंजीबेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। आइसोलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वही चीज़ है कि ड्राइड टर्मरिक राइजोम्स को पाउडर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसनट्रेट को यहाँ पे हम लोग जो है इवेपोरेट कर लेंगे, और फाइनली रिक्रिस्टलाइज करके हमारा प्योर प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको जब भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है, तो क्रिम्सन कलर अपीयर होता है जो कि हमारा कंफर्म करता है इसकी प्रेजेंस को, ठीक है। और एनालिसिस की बात करें तो हमारा ये भी हमारा टीएलसी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं 1 mg कुरकुमिन को 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व करके,
और हम लोग सैंपल बना लेंगे। स्टैंडर्ड हमारा कुरकुमिन होगा, स्टेशनरी हमारा जो है सिलिका जल जी होगा, मोबाइल फेस हमारा क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का एक रेशियो होगा 94:5:1। डिटेक्टिंग एजेंट हमारा होगा और जो है इसको यूवी लाइट में ऑब्जर्व करके हम लोग यहाँ पे जो है पहचान लेंगे, ठीक है, कि हमारा स्पॉट्स यहाँ पे किस तरीके के दिख रहे हैं, ठीक है। और आर वैल्यू हमारी 0.79 देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे यहाँ पे रेजेंस का आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।